Good morning, students of 12th class. In our previous lecture, we study about the optical properties, in which we study about superimposable mirror image and non-superimposable mirror image. Today, we study about asymmetric carbon, chiral center, या stereogenic center. Stereogenic center. Today, we discuss asymmetric carbon क्या होता है, chiral carbon क्या होता है और stereogenic center क्या होता है. देखिए बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है या कायरल कार्बन क्या होता है. इट मे बी स्टेट साइज. ए कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप. एक कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप. एक कार्बन एटम अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, देखिए बच्चों, ये हमारा कार्बन है, ये हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो रहा है. आपका हमारे पास किस अटैच हो रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप से. यानी यहाँ पर ये ए बी सी डी हमारे 4 ग्रुप डिफरेंट है ना. ए बी सी डी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. जब एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन. एक कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. जब एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर बोलते हैं. इट इज क्लियर बच्चों. यहाँ पर होता है एकायरल कार्बन. एकायरल कार्बन क्या है, अगर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से नहीं है तो वो क्या होता है, कायरल कार्बन. इफ ए कार्बन is not attached to 4 different group. If a carbon is not attached to 4 different group, अगर एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकायरल कार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एकायरल कार्बन. ठीक है बच्चों, एसिमेट्रिक एकायरल कार्बन से क्या होती है, कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, तो वो तो हमारे पास क्या है, कायरल. अगर एक कार्बन इज नॉट अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, अगर हमारा जो कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं होता है, इस मान लीजिए यहाँ पर 2 ग्रुप सेम है बच्चों, ये CH3 और ये CH3 हमारे पास सेम है, लेकिन ये F और H, ये 2 ग्रुप सेम हो गए तो ये कौन सी कार्बन होगी, एकायरल कार्बन. कौन सी हो जाएगी आपके पास, एकायरल कार्बन हो जाएगी. इट्स क्लियर. एक होता है बच्चों हमारे पास रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, उससे पहले हमारे पास हम एनोसोमर डिस्कस कर सकते हैं. चलो रेसमिक मिक्सचर बता देता हूँ. ए पेयर ऑफ एनोसोमर, ए पेयर ऑफ एनोसोमर, ए पेयर ऑफ एनोसोमर, यानी ए पेयर ऑफ एनोसोमर या डीएल पेयर. डीएल पेयर, जो हमारा डी और एल पेयर उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर. एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको. इसके जस्ट आगे हम करवा रहे हैं आपको बच्चों. इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा वर्क है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनोसोमर्स. क्या होते हैं, व्हाट आर द एनोसोमर्स. एनोसोमर क्या होता है बच्चों, एक फिर हम स्टडी करेंगे बच्चों कि हमारे पास मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मीजो कंपाउंड्स. पहले रेसमिक मिक्सर देखिए बच्चों. रेसमिक मिक्सर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव. उससे पहले हम एनोसोमर को डिस्कस करते हैं बच्चों. व्हाट आर द एनोसोमर. एक एनोसोमर होता है और एक क्या होता है, डायस्टोमर. एनोसोमर क्या होता है, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखिए बच्चों, ये CH2 C2H5 लगा देते हैं, ये CH3, ये F और ये H। अगर ये हमारे पास मिरर है, ये आपके पास क्या है? मिरर। तो मिरर में कैसे दिखाई देगा बच्चों? ये C2H5 तो आपका है जी, जो CH3 राइट साइड में, किस में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा आपका, CH3 लेफ्ट साइड में। ये F है जी, और दैट इज आवर H। सो इट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हमारे पास अब जो प्रेजेंट है बच्चों, कैसे है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। एट प्रेजेंट ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एनोसोमर क्या होते हैं? जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एक होते हैं डायस्टोमर। डायस्टोमर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड which are not mirror image of each other। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? डायस्टोमर होते हैं। वो क्या होते हैं? डायस्टोमर। एनोसोमर होते क्या होते हैं? जो हमारे पास एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यानी ये हमारे पास डी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एल पेयर हो गया। और इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। इन दोनों के मिक्सर क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। क्लियर? लेकिन डायस्टोमर क्या होते हैं? जो कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, वो क्या होते हैं? डायस्टोमर होते हैं। तो इसके बाद हम मेजर कंपाउंड डिस्कस करते हैं बच्चों कि मेजर कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे। इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेजर कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, मेजर कंपाउंड्स में कायरल सेंटर होता है, लेकिन कायरल सेंटर के भाग के ऊपर भी वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो व्हाट आर द मेजर कंपाउंड्स? मेजर कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस which have chiral center, which have asymmetric carbon, but they becomes optically inactive due to the internal compensation. यानी those compounds which have chiral center, those compounds which have chiral center and become optically inactive due to internal compensation. Due to internal compensation are known as meso compound. Are known as meso compound. मेजो कंपाउंड क्या बताया कि हमने? जो कंपाउंड में कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन दे बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जैसे हमारे पास ये है टार्टरिक एसिड, देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन कायरल सेंटर है, ये कार्बन भी क्या है? कायरल सेंटर। कैसे? एक ग्रुप H हमारे पास, देखिए हमारा कायरल सेंटर कैसे बच्चों? हमारी ये जो कार्बन है, ये एक H ग्रुप है, एक OH है, एक COH है। इन ग्रुप डिफरेंट, और एक ग्रुप हमारे पास ये क्या होगा? ये कंप्लीट ग्रुप होगा। इसका मतलब इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? क्या 4 ग्रुप डिफरेंट है? ये कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, H, COH, OH एंड दिस कंप्लीट ग्रुप। ये कायरल सेंटर है,
इसी टाइप से बच्चों ये कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर है। कैसे? ये H डिफरेंट, ये COH डिफरेंट, ये OH डिफरेंट, और ये पूरा ग्रुप भी क्या हो गया आपका? डिफरेंट। क्लियर? तो यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, और दो कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? इंटरनल कंपनसेशन। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ही हमारी क्या है? प्लेन है। अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं बच्चों, यहाँ से कट कर रहे हो, तो देखिए हम यहाँ से कट करते हैं बच्चों, तो अपर और लोअर दोनों पार्ट एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है। अगर यहाँ से हमने कट कर दिया बच्चों, तो इसके ऊपर का कंपाउंड देखिए और लोअर कंपाउंड देखिए, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस। इसके अपर और लोअर बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और यहाँ प्लेन होने की कारण क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? इसी टाइप से बच्चों मेजर कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनमें कायरल सेंटर तो है, बट दे बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। एग्जाम्पल दिए। एक होता है बच्चों रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर are also optically inactive due to external compensation। किसके कारण बच्चों? एक्सटर्नल कंपनसेशन। चलो ये तो नॉर्मल सा वर्ड था। ये बच्चों हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री से है। हालांकि इसमें एक हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो वो आप कर सकते हो CIP आल इनवॉल्व प्रलोग रूल के ऊपर RS नोमेनक्लेचर। क्लियर? हालांकि उसके में रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं करवाता हूँ। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैसे BSc के अंदर आता है हमारे पास, कंडीशन एग्जाम में यहाँ पर भी आ सकता है बच्चों। RS कॉन्फ़िगरेशन RS नोमेनक्लेचर। इसमें बच्चे का रूल लगता है CIP कॉन इन गोल्ड प्रलोग। इसमें बच्चों प्रायोरिटी देते हैं हम एटॉमिक मास के बिहाफ के ऊपर। क्या देते हैं? प्रायोरिटी। इसमें देखिए बच्चों हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, इट इज द वर्टिकल। अगर हमारा 4 नंबर यहां पर हो या यहां पर हो, 4 नंबर किस पे होगा? वर्टिकल लाइन पे होगा। तो इसका ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये हमारा होता है R, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ये क्या होता है? S। क्लियर? अगर हमारा 4 नंबर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 4 नंबर किस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर हमारे पास ऐसे रोटेशन आपका, तो R से हमारा क्या बन जाएगा? S। और ऐसे रोटेशन है तो क्या होता है? S, और S से क्या बन जाता है हमारा? R। मतलब हम रिवर्स कर देते हैं। R हमारा फिक्स होता है और S हमारा क्या हो जाता है? रियल। अगर हम 4 नंबर पे करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है FCH3OH। बच्चों यहाँ पर इस कार्बन से देखिए, यहाँ पर H अटैच है, यहाँ पर F अटैच है, यहाँ पर O अटैच और यहाँ पर C अटैच है। सबसे ज्यादा एटॉमिक मास जो डायरेक्ट ऐड हो रहा है उसमें देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है? F का है। इसको 1 नंबर, इस O को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ये वर्टिकल लाइन पे 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। अब नंबरिंग देखिए हमारे पास ऐसे 1 2 3 ऐसे है ना आपका, और ऐसे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा क्या होता है? S कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अगर सपोज करो हमारे पास ये है COH CH3 Cl H। यहाँ पर बच्चों हमारा 1 नंबर तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन उसके जस्ट बाद यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ एटॉमिक मास ज्यादा रहेगा। तो 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। रोटेशन कैसा होगा? 1 2 3। 1 2 3 का लेना बच्चों हमें, 4 को पूछिए आप। 4 तो हमारे पास एक्चुअल में वो R हो गया, S होगा, वर्टिकल पे तो जिस है, हॉरिजॉन्टल पे तो हमारे पास S को R बन गया। तो हमारे पास कितना होगा? 1 2 3।
तो ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज आर कॉन्फिगरेशन। कौन सा बन गया, आर कॉन्फिगरेशन। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है OH CH2 CH3 CH3 H। एक नंबर हमारे पास ही हो गया, यहाँ कार्बन फिर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन भी है, तो 2 नंबर और ये 3 नंबर। अभी चार हमारा ओरिजिनल है तो हम चेंज करेंगे। तो पहले रोटेशन क्या होगा आपके पास, 1 2 और 3, ये रोटेशन है। तो हमारे पास क्या आएगा, आर कॉन्फिगरेशन। लेकिन 4 नंबर हमारा ओरिजिनल पे, तो आर का क्या बनेगा हमारा, एस कॉन्फिगरेशन। आर का क्या बनेगा आपके पास, एस कॉन्फिगरेशन। चलो बच्चों, इसके आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं, ये +2 के अभ्यास के ऊपर नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो अरेंज। क्या आएगा भी आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। और हेलो अरेंज में बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। अब देखिए जो हेलो अरेंज है वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हेलो अरेंज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलो अरेंज होती है वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन हेलो अरेंज आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction। ये कह रहा है जो हेलोअरेंज वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हेलोअरेंज आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। अगर हमारे पास हेलोअरेंज के हम डायरेक्ट रिएक्शन शो करते हैं ऐसे, या हमारे पास क्लोरोबेंजीन है या NaOH से रिएक्शन करता है, तो यहां पर आएगा नो रिएक्शन, यहां पर क्या आएगा, नो रिएक्शन। क्लियर। अब ऐसा क्यों है बच्चों, नो रिएक्शन क्यों आएगा, कि क्लोरोबेंजीन ओनली NaOH से रिएक्शन करता है, तो हम भी क्या दिखाते हैं, नो रिएक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है। अगर हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो भी हमारे पास क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो भी क्या आएगा, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों किया, आपको नो रिएक्शन क्यों शो करते हैं, उसके पीछे रीजन है बच्चों। सबसे पहले है रेजोनेंस। सबसे फर्स्ट में है रेजोनेंस, कि जो हेलोअरेंज है, जो क्लोरोबेंजीन है, जो अराइल हैलाइड्स है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। पहला रीजन क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या है, ये बच्चों हमारे पास कोई भी हेलोअरेन है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इस पे 3 लोन पेयर होते हैं। जब यह रेजोनेंस होती है तो क्या होता है भी आपका, इस Cl के जो लोन पेयर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा Cl, यहाँ पर टेल है तो टेल पे प्लस चार्ज है, 2 पेयर एच, ये बॉन्ड आगे गया तो यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव एच। नेक्स्ट में ये तो आपका एच है भी आपका, इसमें कोई चीज नहीं है, ये नेगेटिव यहाँ के बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना दिया, तो ये यहाँ पर क्या गया आपका, नेगेटिव, ये एच है। नेक्स्ट वन, चलो आप ये रेजोनेंस कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये एच है भी आपका, ये नेगेटिव यहाँ के बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर क्या गया आपका, नेगेटिव। अगले में सेम आ जाता है। जो मेन बात है वो समझिए बच्चों, रेजोनेंस के कारण देखिए, एक्सप्लेन हेलोअरेंज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जो हेलोअरेंज होती है वो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों भी, पहला रीजन हमने दिया रेजोनेंस का, किसका दिया, रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन में जो Cl के ऊपर लोन पेयर है, these lone pair are take part in the resonance, और जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड करेगा, किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड इजीली से ब्रेक हो सकता है, नॉट पॉसिबल।
तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन शो नहीं करते। रीजन क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड will be formed in between carbon and halogen, which is easily not break। क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है बच्चों, कार्बन और हेलोजन में डबल बॉन्ड बन गया जो न्यूक्लियोफाइल सीरीज से ब्रेक नहीं होगा। और जब तक आपका ओल्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ से नहीं जाएगा तो न्यू न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता है। पहले तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, टिल दैट न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। और जब ये डबल बॉन्ड के कारण ओल्ड बॉन्ड से ब्रेक नहीं होगा तो क्या नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? नहीं हो सकता। सेकंड रीजन हमारे पास है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखिए बच्चों, ये एलिफेटिक हैलाइड्स हैं और ये एरोमेटिक हैलाइड्स हैं। यहाँ कार्बन की sp2 हाइब्रिडेशन है और यहाँ कार्बन की sp3 हाइब्रिडेशन है। यहाँ s करेक्टर कितना है बच्चों? 25%। और यहाँ s करेक्टर कितना है? 33%। s करेक्टर बढ़ता है तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका मतलब इजी से ब्रेक नहीं होगा। यानी इफ s करेक्टर इंक्रीजेस सो बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो टेंडेंसी टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी लो। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डिफरेंट एब्रेशन में एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ sp3 एब्रेशन यहाँ पर sp2 है। sp2 में इसका करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड इजी से ब्रेक नहीं हो सकता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टेंडेंसी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। क्या हो जाएगी? लेस। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें दो फैक्टर हो गए आपके। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है बच्चों? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं लोरिन्स। दो फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास बच्चों? नेक्स्ट है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। थर्ड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखिए बच्चों, हेलो अरीन्स के अंदर हमारा जैसे ये कोई भी आपके पास हेलो अरीन है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए आपके? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, यानी हेलो अरीन्स में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो बच्चों हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर टेक करता है तो यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे आपके? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। दोनों नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। इसको ऊपर अटैक नहीं कर सकता तो उसको क्या रिप्लेस कर सकता है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसको ऊपर अटैक ही नहीं करेगा तो क्या इसको रिप्लेस करेगा? नॉट पॉसिबल। इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ओके, यानी यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन है वो पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या टेक कर सकता है? दैट विल बी नॉट पॉसिबल। एक हमारे पास है अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन। अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन।
देखिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट टेंडेंसी है, यहाँ कोई हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बन गया आपका। ये क्या बन गया, फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया, फिनाइल कार्बोकेटाइन। लेकिन जो बच्चों फिनाइल कार्बोकेटाइन होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल? ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या देखिए, इसका अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? मैं एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ऐसे बनता है ना बच्चों, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। पाई बॉन्ड आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये हमारी साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है ना। इसका मतलब जैसे अगर ये यहाँ पर ये है, ये साइड, तो ये पाई बॉन्ड तो ऐसे बन रहे हैं ना। इसका मतलब बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज हो इस कार्बन पे, देखिए ये साइड एज इट इज, हमारी ये साइड एज इट इज है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज इसके परपेंडिकुलर है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो सकती है, देयर विल बी नो कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो ये क्या होता है, अनस्टेबल। चलो इसको मैं रीजन पर लिख रहा हूँ बच्चे पर। इसी का जो रीजन है, इसका रीजन मैं लिख रहा हूँ, इन फिनाइल कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड, so there will be no conjugation, so that carbocation will be less stable। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा बच्चों, लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगी इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी लेस, तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ड्यू टू द लेस कॉन्जुगेशन। इट्स ओके। अब बच्चों ये तो हमारे रीजन थे कि हेलोरिन्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नेक्स्ट फैक्टर आता है बच्चों हमारे पास, हेलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते तो किस कंडीशन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम इनके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, उस केस में रिएक्शन शो करती है। या कुछ स्पेशल कंडीशन के ऊपर देखिए, एक हमारे बच्चों डाउस प्रोसेस है। क्या है डाउ प्रोसेस? डाउ प्रोसेस क्या है बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर यह स्पेशल कंडीशन 6 से 8% एक्वस एन्यूएच, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन कंडीशन के ऊपर जो ClO किस रिप्लेस हो जाता है, ओवन से, और NaCl आउट। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। अगर सिर्फ NaOH होता तो रिएक्शन नो होती, नो रिएक्शन। लेकिन हमारी स्पेशल कंडीशन है बच्चों 6 से 8% एक्वस NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जाता है स्पेशल कंडीशन। इन स्पेशल कंडीशन के ऊपर हमारा ये जो Cl है किस रिप्लेस होता है, ओवन से। क्लियर? एक सेकेंडली हमारे पास एक हो गया। सेकेंडली आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। नेक्स्ट में हमारे पास क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। नेक्स्ट में हमारे पास क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप। नेक्स्ट में हमारे पास क्लोरोबेंजीन, NO2 ग्रुप।
क्लियर? अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे ये एनओएच रिएक्शन करेगा एनओएच, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, आपकी क्या लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये हमारे माइनस आर इफेक्ट भी शो करेंगे और माइनस आई इफेक्ट भी, माइनस रेजोनेंस एज वेल एज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये दोनों हमारे पास माइनस रेजोनेंस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो करते हैं, माइनस रेजोनेंस एज वेल एज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ClO किस रिप्लेस होगा, आपका OH से, और ये NO2 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 एज इट इज, ठीक है। तो जहां पर 3 ग्रुप वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 ग्रुप वाला। अब बात करते हैं बच्चों सिंगल ग्रुप की। इस सिंगल ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, हमारे पास जो ऑर्थो के ऊपर है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, NO2 ग्रुप कैसे लिख सकते हैं, इस Cl पे लोन पेयर है बच्चों, मैं एक स्टेप में बता रहा हूँ। देखिए ये लोन पेयर इधर आएंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा आपका, तो ये इधर आएगा। इसका मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस हुई, ये डबल बॉन्ड Cl, ये लोन पेयर इधर आए तो पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड आगे गया तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया N, ये बॉन्ड और आगे गया O नेगेटिव, या O नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपके एच है। इसका मतलब इस ग्रुप ने रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर लिया ना, तो इसको क्या कहेंगे, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, और माइनस इंडक्टिव तो होगा ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और बच्चों यहाँ पर माइनस आर यहाँ पर भी है, माइनस आर यहाँ पर भी है। यहाँ पर बच्चों माइनस आर इफेक्ट नहीं होता मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ माइनस आर इफेक्ट होने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ माइनस आई भी है, यहाँ पर भी माइनस आई, लेकिन यहाँ पर माइनस आई ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पोजीशन ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा पास है, ज्यादा पास है, तो बच्चों माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, और ये सबसे लेस रिएक्टिव मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटा पे तो सिर्फ क्या होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट होता है, सिर्फ कौन सा होता है, माइनस आई, कौन सा होगा, माइनस आई। क्लियर, इट्स ओके। तो इस केस में हमारे पास ऑर्थो इज मोर रिएक्टिव देन पैरा, एंड लास्ट में दैट। बच्चों हमारे पास थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास देखिए इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक होगा हेलोजनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, उनकी फिक्स कंडीशन है बच्चों, फ्यूरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। मतलब हमारे एक लेक्चर में हम लगभग हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसकी कुछ एनसीईआरटी तो हमने साथ साथ करवा दी है, कुछ एनसीईआरटी इसमें आपकी बचेगी, वो हम उसके जिसके बाद आपको करवा दिया जाएगा।